गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएम क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 12th के सब्जेक्ट फिजिक्स के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रही है और फर्स्ट यूनिट के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर 1 में हम लोग हैं कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, दैट मीन्स कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आज इसी कड़ी में पार्ट 7 हम लोग करेंगे। कल तक के वीडियो में जो या इससे प्रीवियस वीडियो कह लीजिए आप, इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हम लोग समझ चुके हैं। तो मैंने जब लास्ट वीडियो में ही बताया था कि अगला जो आने वाला है वो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को फाइंड आउट करनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल भली भांति हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट अब टॉपिक पे आ जाते हैं कि देखो हमने एक फिगर में ड्रॉ कर रखा है। एक वैद्युत द्विध्रुव है हमारा ए बी, जिस पर चार्ज क्या है इक्वल Q एंड Q, बट नेचर में कैसा है अपोजिट, -Q और इधर +Q। हमने जब इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन बताई होगी कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो आवेश जिनके परिमाण एग्जैक्टली बराबर किंतु प्रकृति में विपरीत एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो मैंने बताया था कि आपको कई जगह D, A, R दोनों के बीच की डिस्टेंस मिलेगी, लेकिन हमने लिया था क्या 2L, स्टैंडर्ड नोटेशन है 2L। आज उसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें देखो दो चार्जेज होते हैं और हमको कहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी, तो ये भी रोल प्ले करेगा और ये भी रोल प्ले करेगा। तो रेफरेंस पॉइंट मेजरमेंट के लिए कहाँ रखा जाए, तो इसीलिए ये रखा गया कि ठीक मिडिल में सेंटर में रख दिया जाए। और सेंटर में रखेंगे तो 2L जो हमने लिया था दोनों के बीच की डिस्टेंस, अब समझ में आ गया होगा कि वो हमें हाफ करने में बहुत आसानी होगी। L एंड L, A से लेकर O तक L, O से लेकर B तक L। ऐसा नहीं कि L रखे होते तो आंसर कुछ दूसरा आता, बिल्कुल दूसरा नहीं आएगा। L/2 कर लेते। क्लियर है? अब आते हैं पहली, ये जो हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने पहले भी आपको बताया है कि ये दो कंडीशन में निकाली जाती है। एक तो अक्षीय स्थिति में, एक्सियल पोजीशन में, इसी को इंग्लिश में एंड ऑन पोजीशन कहते हैं। जिस तरह की हमारी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष है उसी की सीध में मीन्स आइदर आप राइट साइड चलो और लेफ्ट साइड आपकी सीध होगी, इसी को अक्षीय स्थिति बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम चाहे आप राइट साइड या लेफ्ट साइड कहीं भी आप मान सकते हो कि हम कहाँ ले रहे हैं पॉइंट को। ठीक है, तो हमने कह दिया मान लो कि यहाँ इसकी सीध में एक थर्ड पॉइंट है, ये बड़ा वाला बबल जो बनाया है वो चार्ज के लिए बनाए हैं, और एक छोटा सा ये जो है ये जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो ये जो डिस्टेंस है, जो बिंदु C है, हम लोग तो पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि E = 1/4πε0 इंटू Q/r²। जो ये R था उस डेरिवेशन में वो किसके बीच की दूरी थी, जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते थे वो पॉइंट एक, और दूसरा जिस चार्ज से आप ये कर रहे थे उस चार्ज और वो रिक्वायर्ड पॉइंट के बीच की दूरी थी। तो यहाँ भी ऐसे ही कुछ होगा। यहाँ दो चार्ज हैं तो दोनों के कारण दूरियाँ होंगी, लेकिन हमने बताया कि सेंटर पॉइंट क्यों लिया है, ताकि रेफरेंस हमारा यही हो। तो हम कहेंगे क्या कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके सेंटर O से R डिस्टेंस पर एक बिंदु C है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, और अब हम जानते हैं कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो उस आवेश तथा रिक्वायर्ड जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस पॉइंट पर रिक्वायरमेंट है उसके बीच की डिस्टेंस चाहिए होगी। तो एक बार मुझे डिस्टेंस B से लेकर C की चाहिए होगी और एक बार डिस्टेंस A से लेकर C की चाहिए होगी। तो ध्यान से देखिए, B से C की डिस्टेंस होगी कितनी, तो भाई अगर ये टोटल O से लेकर C तक की डिस्टेंस R है और O से लेकर B तक की डिस्टेंस L है, तो स्वाभाविक सी बात है कि R में से अगर इतना काट के निकाल दे तो इतना ही बचेगा, यानी OC - OB, डैट मीन्स आपको क्या मिल जाएगा, BC। क्लियर है बात? तो टोटल R में से L को अगर माइनस करें तो ये डिस्टेंस आपको हो जाएगी R - L। अब यही अगर -Q चार्ज से अगर आप फाइंड आउट करना चाहोगे तो क्या होगा, यहाँ से A से लेकर C तक, अब A से C तक
ये ऑलरेडी आर था, उसमें कितना प्लस इधर कर रहे हो, इसमें माइनस हुआ था, ध्यान दीजिएगा, इसमें प्लस हो रहा है। आर ऑलरेडी था ओ से लेकर सी तक, और हमें तो चाहिए ए से सी तक, तो ओ सी प्लस ओ ए, डैट मीन्स यल को और ऐड करना होगा आर प्लस यल। क्लियर है बात? अब बहुत आसान सी बात होगी, अगर ये डायग्राम आपने बना लिया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले तो एग्जामिनर के दिमाग में स्ट्राइक कर जाता है कि हाँ, इस बंदे को, इस बच्चे को, इस स्टूडेंट को बहुत अच्छी से पता है कि एंड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट की जाती है। ठीक है, तो अगर आपका ये पूरी तरीके से सही है तो बस सिंपल सा है कि आप प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बच्चों, अब ये यहाँ पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं मिलेंगी और हमको तो रिजल्ट फाइंड आउट करना है कि इन दोनों का परिणामी क्या होगा, वो मेन आंसर होगा हमारा। अगर दो है तो हम कैटेगराइज कर दें कि पहले वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को नाम दे दें E1 और दूसरे को इसी तरह दे देंगे E2। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे E2। अब ये टोटल जो सिस्टम है, निकाय है, मान लेते हैं कि किसी ऐसे मीडियम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। ये कई बार हम रिपीट कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके दिमाग में अच्छे से बैठा भी होगा। तो देखो ये क्या होगा, ये पढ़ा जा चुका है फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू बटे डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ डिस्टेंस देखो हम कौन सा लिए हैं, प्लस क्यू आवेश पहले लिए हैं, तो डिस्टेंस कौन सा है, BC का स्क्वायर। अब अगर आप इसी को नीचे लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू बटे BC हमने यहाँ फिगर में दिखा रखा कितना है, R माइनस L, तो आप लिखोगे R माइनस L का होल स्क्वायर। अब बच्चे ये ध्यान दीजिए आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो 100% इसमें डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ जब भी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो मैग्नीट्यूड से लिखते हैं हम लोग, प्लस माइनस का निशान उसमें नहीं लगाते, भले ये माइनस निशान लगा हुआ है। ये माइनस क्या बता रहा है, इसकी नेचर को बता रहा है, प्रकृति को बता रहा है कि इधर ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ऐसा नहीं कि इस आवेश का मान नेगेटिव है, वो नेचर बता रहा है। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है ना, Q एंड Q। तो ये अगर E1 हम जब निकाल रहे हैं तो यहाँ तो Q ही रखा है हमने, ऑलरेडी ये प्लस था। अभी दूसरे वाले में कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि माइनस क्यू है तो माइनस क्यू क्यों नहीं रख रहे हैं। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का हम ध्यान रखेंगे। स्केलर होगा तो प्लस माइनस के साथ रखेंगे, वेक्टर होगा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन जरूर। तो यहाँ डायरेक्शन देखो, प्लस क्यू आवेश है तो हमने क्या बताया आपको, ट्रेडमार्क। आपके दिमाग में क्या एक कीवर्ड सूझना चाहिए कि जैसे ही प्लस आवेश मिला तो से बाहर, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, से बाहर। तो किधर से बाहर, या तो B से C की ओर लिख लीजिए आप, B से C की ओर, या इसी को आप बोल सकते हो C से दूर। ठीक है, C से दूर। अब C से दूर जरा यहाँ दिखा भी देते हैं, देखो यही है हमारा E1। ठीक है, अगर वेक्टर में दिखाना चाहो तो ऊपर एरो हेड लगा दो, अदरवाइज ये डायरेक्शन तो बता ही रहा है कि हाँ इस डायरेक्शन में है। अब दूसरा इसी तरह सिमिलरली यू कैन राइट हेयर माइनस क्यू के कारण E2 इक्वल टू सेम यही फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू, हमने अभी बताया आपको कि क्यू ही लिखोगे, माइनस क्यू नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखी जाती है। और डिस्टेंस देखो, यहाँ पर डिस्टेंस इस बार AC स्क्वायर होगा, क्योंकि माइनस क्यू A पे है और फाइंड आउट कहाँ कर रहे हो, C पर, तो AC स्क्वायर। तो अब इसको क्या लिख दोगे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू, ऑब्लिक में AC की वैल्यू हमने फिगर में ड्रॉ कर रखा है R प्लस L, तो आप लिखोगे R प्लस L का
होल स्क्वायर। अगेन आपको डायरेक्शन दिखाना मस्ट है, डायरेक्शन बिना दिखाए काम नहीं चलने वाला। तो डायरेक्शन इस बार ज़रा देखो, -q आवेश, रिक्वायर्ड पॉइंट कहाँ था C, -q किधर है लेफ्ट हैंड साइड में। और कीवर्ड हमने क्या बताया था कि जैसे ऋण आवेश मिले तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा, की ओर। प्लस होता है तो से बाहर, माइनस होगा तो की ओर, अपनी ओर समझ लो, या -q जिधर है उसकी ओर। तो यहाँ दिशा क्या लिखोगे, C से A की ओर, C से A की ओर, ठीक है। C से A की ओर दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है भाई, चलो जस्ट अ सेकेंड। C से A की ओर लिखा। अब यहाँ पे भी डायरेक्शन दिखा दे फिगर में, C से A किधर है लेफ्ट साइड में, तो आप दिखाओ। अब ये डॉटेड पॉइंट को थोड़ा सा डार्क कर दीजिए। E2 की डायरेक्शन ये हो गई। अब देखो E1 की डायरेक्शन इधर है, E2 की डायरेक्शन इधर है, क्लियर है। दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, 180 डिग्री का। और बलों के अध्यारोपण सिद्धांत से, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस का, उसमें थ्योरी में हमने आपको बताया था कि अगर एक डायरेक्शन इधर है और दूसरी डायरेक्शन कहीं और है तो रिजल्ट कैसे निकालते हैं। 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो चाहे तो आप कॉस लगा लो, E1 इधर है तो E2 cos 180, और cos 180 का मान -1 होता है। अदरवाइज आप डायरेक्टली भी इसको समझ सकते हो कि लिखें अगर हम कि बिंदु C पर परिणामी तीव्रता, तो फर्स्ट जो आपका सीन यहाँ पर जो मिलेगा आपको, फर्स्ट सीन क्या आपके दिमाग में, माइंड में स्ट्राइक करेगा कि रिजल्ट क्या होता है। रिजल्ट तो एडिशन होता है। तो चलो अभी हम लिख भी देते हैं कि E = E1 + E2, ठीक है, E1 + E2। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि जब सपोज एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दें आपको कि आप 2 भाई हो या 2 सिस्टर हो, आप 2 बहनें हो या भाई बहन ही हो। अगर एक बंदा कुछ ज़्यादा शक्तिशाली है और 10 न्यूटन के बल से आपको अपनी तरफ खींचे, और जो आपका अपोजिट उधर खड़ा है वो आपको 5 न्यूटन के बल से खींचे, तो बल तो दोनों लोग लगा रहे हो, क्लियर है बात। लेकिन 5 न्यूटन वाला 10 न्यूटन वाले की ओर खींचेगा कि 10 न्यूटन वाला 5 न्यूटन की ओर खींचेगा, तो आपका आंसर फट से आएगा कि नहीं सर, 5 न्यूटन वाला 10 न्यूटन वाले की ओर खींच जाएगा। तो किस बल से खींचा होगा, तो क्या 10 न्यूटन से खींच गया है, तो आंसर आपका होगा नहीं, क्योंकि 5 न्यूटन उधर माइनस भी तो कर रहा था अपोजिट वाला। तो एग्जैक्ट क्या होगा, 10 - 5 = 5 न्यूटन के बल से आपको होगा कि हाँ जो कम शक्तिशाली था वो ज़्यादा शक्तिशाली वाले की ओर खिंच गया होगा। तो यहाँ सीधी सी बात है कि ज़्यादा वाले में से कम वाला घट जाएगा। यहाँ प्लस लिखा है, आप जान लो कि माइनस भी, फिजिक्स में माइनस भी एक प्रकार का एडिशन है। सपोज आप 5 रुपये किसी से कर्ज लिए हो, फिर बाद में किसी से और 5 ले लिए, तो आपके ऊपर कर्ज क्या माइनस माइनस 0 हो गया, नहीं, -5 -5 -10। उस वे में अगर आप समझ गए तो ठीक, अदरवाइज आप क्या कहे होंगे, 11th में आपने पढ़ा होगा कि बलों का वियोजन, ठीक है, बलों का वियोजन करने में आप समस्त बलों को आइदर x एक्सिस में और y एक्सिस में आप बांटते होंगे। तो अगर हमने E1 को इधर लिया और E2 इस साइड में है, तो अगर कहें E2 cos 180, यानी E2 का मुंह इधर है, घुमाएं तो ऐसे हो जाएगा इस साइड में, E2 1 cos 80, तो आप जानते हैं cos 80 का मान -1 होता है, इसलिए यहाँ ऐसा हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, ये तो प्लस माइनस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बताया। दूसरी में आप अपने मन से ऐसे भी सोच सकते हो कि सपोज अगर हम कहें कि आपके पास 10 रुपये है और इसको 10 लोगों में बांट दो, फिर अगेन आपको 10 रुपये दिया जाए और कहा जाए कि 20 लोगों में बांट दो, तो पहले वाले में ज़्यादा हिस्सा आएगा कि दूसरे वाले में ज़्यादा हिस्सा आएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि पहले वाले में ज़्यादा हिस्सा है, कि 10 रुपये था और 10 लोगों में बांटना, 1-1 रुपये हिस्से में आ जाएगा। लेकिन उसी 10 रुपये को 20 लोगों में, यानी डिवीज़न में अगर नंबर बढ़ा तो हिस्सा कम हो जाएगा। यहाँ इस तरह से भी आप समझ सकते हो, E1 = ये है और E2 = ये है।
तो अभी तो हमने E1 इधर था, E2 को ऐसे कर दिया, ये दिखा है। अब पता नहीं ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है कि नहीं, क्योंकि रिजल्ट में तो आप बोल सकते हो कि सर E2 माइनस E1 क्यों नहीं हो जाएगा। तो बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, हो सकता है, बट किस पे डिपेंड करेगा। यहाँ देखिए कि कौन ज़्यादा हकीकत में है। यहाँ तो अपने तरफ से हमने E1 को ज़्यादा समझ रखा है, E2 को इधर घुमा लिया। अगर आपने E2 को ज़्यादा समझ रखा है तो E1 cos 180 होगा, तो E2 माइनस E1 हो जाएगा। लेकिन अपनी अपनी राग, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग से तो काम चलेगा नहीं। एग्जैक्ट फिगर देखते हैं कि कौन ज़्यादा कौन कम। तो ध्यान से देखो, Q/4πε0 के E1 में भी है और E2 में भी Q/4πε0 के है। तो ये दोनों तो पिक्चर से आउट कंपेरिजन करने में बात समझ में आई होगी आपको। दूसरा, यहाँ होल स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, आर और यल का टर्म यहाँ भी है, यहाँ भी है। बस फर्क कहाँ आपको दिखेगा, ये देखो आर प्लस यल है और आर माइनस यल। आर जो भी रहा होगा, यल कुछ ना कुछ प्लस हो रहा है, प्लस होगा तो बेटा ये ज़्यादा हो जाएगा मान आर प्लस यल। और अभी जस्ट हमने बताया कि अगर डिवीज़न में कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है तो हिस्सेदारी कम आ जाएगी। साफ सी बात है, यहाँ देखने पर आप लिख सकते हो चाहे सिंस E2 इज लेस दैन E1। E2 क्या है, E1 से छोटा है। अगर छोटा है तो यहाँ यानी सही लिखा गया है E1 माइनस E2, ज़्यादा वाले में से कम वाला घटेगा। तो अब देखो फट से बहुत आसान हो गया है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि शायद हो सकता है मिटाना पड़े, क्योंकि कंप्लीट यहाँ तक होगा या नहीं देखते हैं। तो देखो ये क्या आ रहा है, E = E1 माइनस E2। ध्यान से देखो Q/4πε0 के, Q/4ε0 के दोनों में है, E1 और E2 में। तो कॉमन ले रहे हैं, इसको बाहर ही निकाल ले रहे हैं। Q/4πε0 के, तो पहले E1 था, E1 माइनस E2 हो रहा है, तो ऊपर देखा Q/4πε0 के ऊपर से तो हमने ले लिया। बच क्या रहा है, 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर। तो लिखो 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर, फिर माइनस था तो माइनस लगाओ। सेकंड में क्या बच रहा होगा, 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर। तो 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर। आई थिंक आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको थोड़ा सा हम वाइप कर देते हैं ताकि ये पूरा कंप्लीट कर दें। ठीक है, हाँ तो देखिए बच्चों, ये क्या किया हमने, Q/4πε0 के कॉमन ले लिया, r माइनस यल का होल स्क्वायर, r प्लस यल का होल स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम लिया। देखो यहाँ पर लिख दिया जस्ट। अब आप जानते हो r माइनस यल स्क्वायर से r माइनस यल स्क्वायर कट होगा, तो बचेगा क्या, r प्लस यल का होल स्क्वायर। उसी को देखो ऊपर लिखा है। सिमिलरली r प्लस यल का होल स्क्वायर से r प्लस यल का होल स्क्वायर गया, तो बचा क्या होगा, r माइनस यल का होल स्क्वायर। वो लिख दिया हमने, यहाँ पर माइनस निशान था लिखा। अब देखो ये क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर। एक बात ध्यान रखिए बेटा, फिजिक्स में मैथ का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होगा, इसलिए आप मैथ से बच नहीं सकते। आइदर आप बायो कैटेगरी के हो और मैथ कैटेगरी को, फिजिक्स तो इक्वली इंपॉर्टेंस होगा, चाहे नीट का एग्जाम दोगे चाहे IIT का एग्जाम दोगे। क्लियर है बात। तो a² प्लस b² प्लस 2ab 2rl, और ये होगा a² प्लस b² माइनस 2ab, बट यहाँ माइनस लगा हुआ है ऑलरेडी, तो सारे साइन को ये चेंज कर देगा, यानी प्लस को माइनस, माइनस को प्लस बना देगा। तो ये क्या करेगा, -r² माइनस l² प्लस 2rl। तो r² से कैंसिल, l² से कैंसिल, 2rl 4rl लिखा आपने। अब नीचे ध्यान से देखो, अगर ये स्क्वायर दोनों में स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट में अगर कंबाइंडली स्क्वायर लगा दें, तो ध्यान से देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा दिख रहा है आपको, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू a² माइनस b² होता है। तो उसी तर्ज पर देखो r² माइनस l² लिखा, और कंबाइंड का होल स्क्वायर यहाँ पे लग दिया हमने। अब ये क्या किया, Q/4πε0 के 4rl बटे ये। अब ये 4rl चूँकि हम लोग पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P = 2ql, बस इसी में से उसको थोड़ा हम छांट रहे हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए इसको अलग कर ले रहे हैं। तो ये देखो Q यहाँ है, L यहाँ है, 4 यहाँ है, तो इस 4 में एक 2 छिपा है ना, 2 × 2 4 होगा, तो यहाँ 2ql लिख दिया, और 4 था तो 2 बाहर लिख दिया, एक r रह गया है। अब नीचे r² माइनस l² का होल स्क्वायर।
अब याद करो डेफिनेशन में ही कहे थे कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसपे समान परिमाण के आवेश विपरीत प्रकृति के जो होते हैं एक दूसरे से बहुत बहुत ही छोटी डिस्टेंस पे होते हैं। फिगर में आप कहोगे सर इतना बड़ा डिस्टेंस दिखाया है, फिगर में इसलिए दिखाया जाता है ताकि आपको समझ में आए, दिखे, नहीं तो बहुत छोटा बना दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बहुत छोटी डिस्टेंस थी 2l, और अगर 2l छोटी थी तो l तो उसका हाफ है यानी और छोटा हो गया, और जितनी छोटी राशियां होती हैं उसका जब स्क्वायर करोगे तो और छोटी हो जाती है। सपोज 2 का स्क्वायर करते हो तो आप 4 मिला, लेकिन 0.2 का स्क्वायर करोगे तो 0.04 यानी 4 का 100वां भाग, 4 का 100वां भाग, आप समझ सकते हो कितना कम हुआ। तो एक तो 2l ही बहुत छोटा था, l और छोटा हुआ, और l स्क्वायर वही एक तो करेला ऊपर से नीम पर चढ़ा, वही वाली कहावत यहाँ चरितार्थ होती है। इसलिए हम कहते हैं कि सिंस l स्क्वायर इज मच मच लेस देन विथ रेस्पेक्ट टू r स्क्वायर, r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर का मान बहुत ही छोटा है, इसलिए लगभग हम टेंडिंग टूवर्ड्स है 0, नॉट इक्वल टू 0, लगभग 0 के बराबर मान सकते हैं किसको, l को। तो अगर l 0 हो जाए तो पिक्चर से आउट क्या बचेगा, सिर्फ r स्क्वायर, r स्क्वायर का स्क्वायर यानी स्क्वायर का स्क्वायर टू द पावर 4 हो जाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ देखिए इस साइड में दिखा रहे हैं, और ये किसके बराबर आ रहा है, रिजल्टेंट E के यानी परिणामी तीव्रता के 1/4πε0 के, ये 2 इंटू 2ql लिखा हुआ था ये, और हम लिख देते हैं इसको p, यहाँ पर बता चुके हैं अभी, p लिख दिया यहाँ पर, और ये एक r यहाँ पर, और नीचे बता चुके r स्क्वायर का स्क्वायर r टू दी पावर 4, और r टू दी पावर 4 को हमने आपके समझने के लिए 2 भागों में बांट दिया, r³ इंटू r, अगर बेस समान हो तो पावर आपस में जुड़ जाती, क्लास 7th में ही पढ़ रखा है आपने। r से r गया ये, तो हुआ क्या ये देखो, E इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू 2p/r³, यही आपकी एंड ऑन पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। क्लियर है बात, वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या आई, E इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू 2p/r³। बहुत ईजी है बेटा, एक बार 2 बार 3 बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, और एक बार कॉपी में बिना देखे प्रयास करिए कि क्या आपसे हो पाया है ये। जब तक एक बार भी अगर आपसे हो गया तो 100% लाइफ टाइम तक आप नहीं भूलोगे, अदरवाइज डेरिवेशन रटने की चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है। 100% इसमें तो मैं डेट श्योर हूँ कि डेरिवेशन रटने की चीज़ नहीं है। हाँ, इसमें मैथ होती है, मैथ अगर होगा तो जो बायो ग्रुप के बच्चे हैं उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन इतनी बड़ी मैथ नहीं होती है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो। हाई स्कूल तक तो सबने पढ़ रखा है ना मैथ, बहुत आसानी से सबने पढ़ रखा है, जोड़ घटाव गुणा भाग यही सिंपल सा है, LCM लेना आपको आना चाहिए, ठीक, बस इतना ही तक है। तो आज का वीडियो यहीं वाइंड अप करते हैं, और कल के या पार्ट 7 है ये चल रहा है, हाँ पार्ट 7 है, पार्ट 8 में जो होगा वो दूसरी पोजीशन होगी, निरक्षीय स्थिति, जिसको इंग्लिश में कहेंगे ब्रॉड ऑन पोजीशन, और उसको बताने से पहले ज्योमेट्री हमको बतानी पड़ेगी। वो वीडियो इससे भी थोड़ी लंबी होगी ज़रूर, क्योंकि स्लाइटली टफ है, इससे स्लाइटली टफ है, ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा टफ है, बट विथ रिस्पेक्ट टू एंड ऑन पोजीशन ब्रॉड ऑन पोजीशन इज स्लाइटली टफ। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।